हाँ हाँ, अच्छा करके देखिए, ट्रायल करके देखिए। आ रही है आवाज? हेलो सर। यू? हेलो विशाल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसा चल रहा है लॉक? हाउ इज योर लॉकडाउन? लॉकडाउन ठीक है यार, मतलब चल रहा है। अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत राइटिंग की कोशिश कर रहे हैं इन बिटवीन एवरीथिंग दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज आई हैव माय हाउस, आई हैव माय पेरेंट्स हाउस, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके बीच में जो राइटिंग हो सकती है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, टीवी शोज, फिल्म्स, कुछ ना कुछ। तो बस चल रहा है, कैसे तैसे करके निकाल रहे हैं, बट इट्स ओके आई गेस। एक बहुत अच्छा चीज हो रहा है, वो ये है कि स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम है ना ओवरऑल। तो क्या हो रहा है कि हमारी हेल्थ, जो सबकी हेल्थ है, सिर्फ मेरी नहीं, शायद काफी लोगों की हेल्थ जो है वो काफी इंप्रूव हो रही है, कि भाई मेंटल स्ट्रेस कम है, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट अगर कोई कोशिश करे घर पे, अगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ले, कुछ कर ले, फोन कॉल्स कम है ना, मतलब ओवरऑल प्रेशर थोड़ा सा कम है। ऑफकोर्स टेंशन ये है कि आगे कैसे होगा, वो टेंशन जायज है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा जो हम सबको एक शायद थोड़ा सा एक रेस्ट लेने की जरूरत थी। हमने शायद सभी लोगों ने बहुत सारा काम कर लिया, बहुत सारे ट्रैफिक जैम झेल लिए, बहुत सारा फोन कॉल्स कर लिए, मतलब बहुत कुछ, बहुत ज्यादा अपने आप को शायद हमने स्ट्रेसफुल कर दिया है। तो शायद इस लॉकडाउन की वजह से वो, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। हम हवा अच्छी, द ब्रेथ इज नाइस, द एयर इज नाइस, पोल्यूशन कम है। तो वो सब चीजें थोड़ी सी बेटर है, बट ठीक है। आई थिंक कहीं ना कहीं वापस हमको हमारे काम पे भी लगना है, तो देखते हैं अब क्या होता है। आप बताओ, आपका कैसे चल रहा है? बस मेरा भी यही है, बस बैठा हुआ हूँ और जितने लोग हैं आप जैसे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मतलब हम लोग बातचीत करते रहें। अच्छा एक बात बताइए सर। हम्म। आई वांटेड टू नो, अभी रिसेंटली आपकी दोनों बेस्ट वर्क देखा, एक क्रिमिनल जस्टिस और लापाछापी जो फिल्म अभी ऑनलाइन भी आ गई है ना? तो मैं हम्म। इसके बारे में बात करूंगा। पहले मतलब कुछ थोड़ा सा पर्सनल बात करना चाहता हूँ। हाउ यू थॉट टू बिकम एन फिल्म डायरेक्टर or to come in the entertainment industry? Okay. So, you prefer English, Hindi, both, or you prefer only English? What is the language that you prefer So, for your yes, audience and whatever? And both languages is fine. fine, Mix, fine. no problem, right? नहीं, मैं I was actually during my school and college days, I used to participate in plays and all. Okay, so 7th standard से 10th कॉलेज तक, फिर इंजीनियरिंग करने लग गया। अब इंजीनियरिंग करने लग गया तो प्लेज और ये थोड़े से कम हो गए, मतलब नहीं के बराबर ही हो गए। घर वालों ने बोला या तो इंजीनियरिंग करो या तो प्लेस करो, मतलब दोनों चीजें नहीं कर सकते आप, राइट? अगर प्लेस करने हैं तो घर पे मत रहो, मतलब उस नौबत वहां तक बात आ गई थी। सो देन वी हैव टू सिलेक्ट, राइट? यू नो हाउ इट इज, राइट, विद मिडिल क्लास फैमिलीज एंड एवरीथिंग। तो मतलब इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही वो सब चीजें ही होती है। सो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड टू स्टॉप एक्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन बट लेटर ऑन दैट, आई मीन, वो एक कीड़ा आ जाता है तो वो तो कहीं जाता नहीं है, सो समवेयर इट वाज ऑलवेज देयर इन मी। एंड लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इंजीनियरिंग, आई वाज नॉट फाइंडिंग माई सेल्फ गुड इनफ टू बी एन इंजीनियर, राइट? मतलब इंजीनियरिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी प्रोफेशन बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट वो तो इट इज अ मच celebrated profession, and engineers are doing really great for the country and for whatever industry they are in. But a person, he has to be convinced about what he's doing, right? And he has to be good at it, right? Or at least कहीं ना कहीं एक लगना चाहिए, खुद का एक कन्विक्शन होना चाहिए कि आई नो दिस जॉब एंड आई कैन डू इट वेल। So somewhere in while I was doing engineering, I was not very convinced that engineering is for me. And that is when I started exploring what else is where my passion lies. So I started web designing at that point of time because it had some sort of designing element. So of designing एक मेरा एक बहुत प्रिय चीज हुई करती थी ना। I was not a good at drawing, but I was good at making designs on the computer, Photoshop, ये वो सब चीजें। सो वेब Wow. डिजाइनिंग करना शुरू किया, फ्लैश एनिमेशंस करना शुरू किया, 2D एनिमेशंस करना शुरू किया। और 2D एनिमेशंस करते करते छोटी छोटी अपनी पिक्चरें बनाना शुरू किया, 15 सेकंड, 20 सेकंड के एनिमेशन। उस जमाने में, ये मैं बात कर रहा हूँ 99 2000 की बात कर रहा हूँ। अब तो खैर काफी सारे सॉफ्टवेयर है और काफी कुछ कुछ चीजें है। तब फ्लैश एनिमेशन होता था, अगर आपको याद हो तो फ्लैश पे बहुत सारी वेबसाइट डिजाइन और क्या हुआ? कहीं था नहीं वो। सॉरी सॉरी। उस समय ये अभी जितने रिसेंट अपडेटेड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर है वो तो थे ही नहीं कुछ। कुछ नहीं था तभी, कुछ नहीं था। कंप्यूटर भी एकदम मरेले, मतलब मरे हुए कंप्यूटर होते थे, तो कैसे कैसे करके लोग बैठ के अपना
ब्राउज कर रहे हैं, कैसे जगह रुके हैं, स्ट्रीम होता था, आपको सब पता होगा, हम तो शायद एक ही जनरेशन के हैं। तो उस जमाने में वो फ्लैश एनिमेशन करता था तो बड़ा मजा आता था। फिर 3D एनिमेशन देखा तो तब आंखें थोड़ी सी फटी रह गई कि डायनासोर बन रहा है, ये है वो है। मैंने जुरासिक पार्क और ये सब फिल्में देखी थी, लेकिन कैसे होता है वो ज्यादा पता नहीं था ना। तो जब वो पता चलने लग गया तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, यू नो। सो फिल्म मेकिंग वाज ऑलवेज देयर, but because I couldn't tell at home that I want to be a director or I want to be a part of the film industry, because that was not possible, they wouldn't have allowed it. So I thought, why not take this route, you know, take a route which is a little different, because VFX was also an industry which was quite interesting to me. You know, it was, I was getting very much interested in that technical aspect of it and how those things are done and how those things are planned and all of that. So I enrolled in a VFX course in a film academy which opened in Andheri East called Digital Academy. And it डिजिटल was, yeah, and because it was a film academy, so I also got exposed to a lot of cinema also there, right? Because वो सिर्फ animation academy नहीं थी, it was a film academy. So there were other courses also running there, which were to do with acting and cinematography and direction and all of that. So that actually opened my eyes to the fact that this can actually be a career, right? And then I took up a job at Z as a VFX artist, as a graphics artist in 2001. Then I did I did work in the broadcast industry in various TV channels till 2014. First as a graphic designer for 5-6 years, and then shifted gears to be a director. So I produced and directed promos also, and that is when I met you also. I think around 2010, 11, I guess, right? यस 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 I बस think उस टाइम आई दो एंड टीवी का हमने जो प्रमोशंस बनाया था, राइट? हाँ सो दैट वाज ऑफ दैट प्रोडक्शन promotional campaign. So yeah, so that is when I met you, and then finally in 2014 I quit with 2 scripts in hand, because फाइनल अल्टीमेटली करना तो फिल्म ही था, वो तो तय था कि जाना तो फिल्म इंडस्ट्री में ही है। तो तब तक 2 स्क्रिप्ट लिख चुके थे जिसमें मैं कन्विंस था कि ये मेरे लिए सही है, मतलब दीज आर द गुड स्क्रिप्ट। And so that is when I stepped out in 2014 and started my journey to explore the film industry, meet producers, see what's happening, which is a fight. You are well aware of it. Matlab, you have done it, and now you are also quite successful at where you are. But I'm sure the journey हम सबकी same ही रही है, to find the right producer, पैसे पता करो, ये करो, वो करो. So वो same journey मेरी भी रही. So वो सब करते करते अब शायद थोड़ा ठीक है, अब लोग थोड़ा बहुत सुन भी लेते हैं कि चलो ठीक है, चल रहा है, इसमें कुछ है, कुछ बात है, एटलीस्ट सुना जा सकता है। देख रहा था आपकी है ना, जो हॉरर फिल्म है, लैंग्वेज मराठी थी बट एनीबडी कुड रिलेट टू इट। और उसका जो एम्बियंस था है ना, वो शुगर केन के अंदर, ये स्टोरी आपका बिल्डअप कैसे हुआ? मीन्स इट वाज मोर देन 7-8 फिल्म फेयर अवार्ड्स का नॉमिनेशन, यू वॉन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दैट। तो वो स्टोरी देखने पे अपने आप में ग्रैनुअल लार्ज भी दिखता है ना, और बहुत कॉम्पैक्ट भी दिखता है। तो ये स्टोरी आपके दिमाग में कैसे आई? सो टिपिकल मैं एक है ना, और उसके साथ सोशल मैसेज भी है कि सेव द गर्ल चाइल्ड पे। तो ये मैसेज कैसे आपने मतलब रिलेट किया लिखते समय, या आइडियाज कैसे आई आपके पास? तो जब मैं सोच रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में जब मैं पैर रखूं, ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री से, तो मैं क्या बना सकता हूँ, मतलब व्हाट इज दैट थिंग दैट आई वुड वांट टू डू जो अलग भी रहे, क्योंकि मैं एक अलग इंडस्ट्री से आता था, राइट? तो अब नोटिस भी होना चाहिए, कुछ अलग भी करना है। तो बहुत और लोगों को हॉरर, फिल्म में जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो फिल्म में जल्दी सक्सेस नहीं करते। हाँ, वो तो है, वो बात सही है। सो बट वो रियलिटी पता नहीं होती ना, तभी तभी तो आप ये सोच के जाते हो कि हम कुछ अलग लेके जाएंगे तो इंडस्ट्री हमको गले लगा लेगी, यू नो, लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। हमारी थॉट प्रोसेस वो होती है उस टाइम पे, राइट? क्योंकि रियलिटी हमको पता नहीं होती है। तो मैं भी उस थॉट प्रोसेस से ही सोच रहा था, और मुझे हमेशा लगता था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हॉरर हैज बीन नॉट डन जस्टिस, यू नो, इनफ जस्टिस नहीं हुआ हॉरर के साथ। हमने कभी अच्छी हॉरर फिल्में नहीं बनाई है जो प्योर हॉरर कहा जा सके ना। हमने मसाला फिल्में बनाई है जिसमें थोड़ा सा हॉरर होता है, राइट? पर हमने हॉरर फिल्में इस तरीके से, वीएफएक्स एंड ऑल है ना, ये बनी है। हाँ, सेक्स है, बहुत सारा गाने हैं उसके अंदर, तो उसमें हॉरर का जो मूड होता है वो मर जाता है, राइट? तो एक आधी मतलब पुरानी कुछ फिल्में हैं जो अच्छी है, जैसे भूत है, रात है, आरजीवी की कुछ फिल्में हैं जिस जो प्योर हॉरर कही जा सकती है। बट अदरवाइज हमने हॉरर के नाम पे इतना कुछ सालों में ज्यादा कुछ किया नहीं है। सो आई थॉट कि क्यों ना एक हॉरर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि हॉरर फिल्म का क्या होता है कि बजट कॉम्पैक्ट रहता है, क्योंकि आप एक लोकेशन में शूट कर सकते हो, उस तरीके की कहानी लिख सकते हो, राइट?
और कम कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर भर दोगे तो हॉरर कैसे होगा, कम कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैंने वो सोच के साथ मैंने हॉरर पे काम करना शुरू किया और हॉरर स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू किया। और मैं थोड़ा सा विजुअल आदमी हूँ, मैं क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया पहले मैं वीएफएक्स और ग्राफिक डिजाइनर रहा हूँ। तो मैं जब सोचता हूँ तो विजुअल्स, पोस्टर्स, ये सब मुझे पहले आते हैं, इमेजेस मेरे जो पहले समझ में आते हैं। तो जब मैं सोच रहा था कि क्या कहानी लिखी जाए, तो एक इमेज मेरे दिमाग में आया कि एक माँ जो है वो एक बच्चे को लेकर ऐसे खड़ी है, और उसका बच्चे का फेस पीछे की तरफ है, और बच्चे के फेस के ऊपर एक दूसरी गोस्ट माँ का हाथ है। राइट, तो मतलब दो माओं के बीच में लड़ाई चल रही है कि बच्चा किसका है, इस उस तरीके का एक इमेज मेरे दिमाग में आया। तो ओके। अब उस इमेज को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, उसकी जर्नी शुरू हुई। तो वो जर्नी करते 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 लपा छपी की स्टोरी बनी कि अब उस इमेज तक कैसे पहुंचा जाए, कि बच्चा क्या होगा, जिंदा होगा, मरा होगा, कैसे होगा, ये दो माँ जो है उन दोनों के बीच की क्या लड़ाई है, वो दोनों की स्टोरी क्या है, दोनों की हिस्ट्री क्या है। तो ये जर्नी थी पूरी वो इमेज तक एक्सप्लोर करने की। और जब भी मैं सोचता हूँ कि अगर एक फिल्म बोली जाए और अगर उसमें कुछ मौका हो आपको कुछ भी एक चीज बात करने का, तो उस मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए। तो ये मुझे लगा कि ये कहानी में मुझे लगा कि ये जो एक चीज जो मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और जो खत्म नहीं हो रही है, जो है स्त्री भ्रूण हत्या की जो चीज है, फीमेल इन्फेंटिसाइड की जो ये सोशल हॉरर है जो हमारा, वो खत्म नहीं हो रहा है। मतलब मैंने बचपन में बहुत सारे किस्से सुने थे, जब ये मतलब फीमेल गर्ल चाइल्ड को मार दिया गया, एबॉर्शन किया गया। और अभी भी हम सुन रहे हैं, अर्बन में भी और रूरल में भी बहुत सारे किस्से बाहर आते हैं, बहुत सारे किस्से दबाए जाते हैं, पैसे देकर दबाए जाते हैं। कभी कभी माओ को पता नहीं होता कि उनके बच्चे को मार दिया गया है, मेडिकल इशू बोल के उनको बोल देते हैं कि बच्चा मर गया। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज अभी भी चल रहे हैं। राइट, तो ये मुझे लगा कि ये कहानी में इस चीज को बोलना बहुत सही होगा। तो वो जब एक्सप्लोर करने लग गया, तब ये कहानी शेप होना शुरू हुई। और अब जो फिल्म बनी है वो उस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है, कि ये एक बात बोलनी है और उस इमेज, जो वो इमेज जो मैंने पहले सोची थी उस इमेज तक कैसे डिराइव होना है, तो दोनों मिलकर वो कहानी बनी। तो ऐसे वो लपा छपी की जर्नी रही। और बहुत ही खूबसूरत है। मैं जब वो फिल्म देख रहा था, और मुझे वो याद है जब वो लड़की गाड़ी से उतरती है, व्हेन दे गो इनटू शुगर केन रूट, और अचानक वो जब बोलती है ना कि मतलब तुम वहां पे भी हो, यहाँ पे भी हो, मतलब वो जो गूजबम्प आते हैं ना, मीन्स वहां से जो मतलब आपका सस्पेंस शुरू होता है ना। और बहुत अच्छी तरह से एक बड़ा प्यारा तरीके से आपने डिजाइन किया उसको। और मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि वो जो शुगर केन था, तो लाइक यू टोल्ड दैट समटाइम्स बहुत हडल्स होता है प्रोड्यूसर को कन्विंस करना, और शूटिंग डेट में जाने के पहले सारी चीज रेडी होना। तो वो लोकेशन आपने कैसे लॉक किया कि ओके ये लोकेशन फिक्स करके शुगर केन पहले ही से प्लान करवाया, और या फिर जब प्लांटेशन हो चुकी थी उसके बाद आपने लॉक किया वो लोकेशन? तो ऐसा हुआ कि हमने महाराष्ट्र में हम कहाँ शूट करी ये हम सोच रहे थे। तो मेरा जो बचपन है वो कोल्हापुर के पास गुजरा है, और कोल्हापुर इज अ शुगर केन फील्ड, वो पूरा जो बेल्ट है वो शुगर केन बेल्ट है। और मेरे जो प्रोड्यूसर है वो भी कोल्हापुर के ही है। तो बात करते ओके। करते हमको लगा कि यार अब ये कहानी तो मतलब ऐसे मेल जोल हो गई है इस दोनों की, तो क्यों ना हम कोल्हापुर में जाके एक्सप्लोर करें, कि हम ऐसी कोई जगह ढूंढे जहाँ एक घर ढूंढे जो कोल्हापुर जो शुगर केन फील्ड के बीच में हो, जैसा हमें चाहिए। तो वो सोचकर हम कोल्हापुर की रेकी पे निकल गए। 15-20 दिन तक हमने बहुत सारे घर देखे, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिल रहा था जो चारों तरफ जो इसमें शुगर केन हो। तो कहीं 3 जगह होता था मैक्सिमम, कहीं 2 जगह होता था, या कहीं अगर एक 3 जगह वाले भी जो घर मिले वो बड़े फ्रेंडली और होमली फीलिंग वाले घर थे, जो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे लगता था कि लोकेशन एक हॉरर फिल्म में अपने आप में एक कैरेक्टर होता है। तो मुझे ऐसा कोई लोकेशन चाहिए था कि जिसमें जो जो जहाँ पे आप पहुंचो, तो वहीं पे आपको एक नेगेटिविटी, एक वो फीलिंग महसूस होनी चाहिए। अगर वो होमली लगेगा, अगर वो कंफर्टेबल लगेगा, तो वो फील नहीं आएगी हॉरर फिल्म। राइट, तो ऐसा कोई लोकेशन नहीं मिल रहा था। फिर बात करते करते हमारे जो प्रोड्यूसर सर है जितेंद्र पाटिल, उन्होंने बोला कि मेरे एक मामा का एक बहुत पुराना घर है, लेकिन वो घर नहीं है, वो 60-70 साल से कोई रहा नहीं है वहां पर, और शायद वो खंडेर है, पर वो कहीं तो शुगर केन फील्ड में है, मुझे पता नहीं है, मैं गया नहीं हूँ, तो हम एक्सप्लोर क्यों कर सकते। तो मैंने बोला चलो पता करो, तो उन्होंने पता किया। और हम पहुंचे जब उस घर पे, तो बेसिकली खंडहर था एक्चुअली, सिर्फ 4 दीवारें थी, उसके आसपास बड़ा सारे ये वाइल्ड ग्रास वगैरह ग्रो हो गए थे। अंदर पूरी फर मतलब फर्श वर्श कुछ भी नहीं था उसमें।
पूरे खंडर ओके। 70 साल से कोई रहा नहीं था वहां पर। लेकिन जब वहां पहुंचे हम तो अचानक से वो नेगेटिविटी की फीलिंग आने लग गई। तो मैं और मेरे जो डीओपी थे चंदन कौली, हम दोनों ने बोला कि यही घर है, हमको अब यही घर चाहिए, टूटा हुआ है आप बनाओ उसको कैसे भी करो, हमको यही घर चाहिए। तो हमने वैसे वो घर फाइनल किया जो खंडर था। और वहां पे एक्चुअली वो पूरा आजू बाजू पूरा एरिया साफ करवाया, वो घर बनवाया, मतलब उसकी फर्श लगाई, उसकी छत लगाई, उसमें रूम्स बनवाए, और सब गांव के लेबर्स को एम्प्लॉय करके वहां का वो जो घर है वो पूरा रहने लायक बनवाया। सॉरी। वहां का टेक्सचर दिया, पूरा गांव का टेक्सचर दिया उसको। हाँ हाँ, गांव के ही लोगों को हमने लिया और उन्हीं को काम पे लगाया कि आप ये घर बनवाओ जैसे आपका घर हो वैसे। और वो घर जो था वो चारों तरफ खेत से में था ही। फिर वो खेत के अंदर हमें रास्ते बनवाए जो प्रोडक्शन फ्रेंडली हो। तो हमने गूगल मैप से एक वो पूरा एरिया का मैप निकाला, और उस पे हमने मार्क किया कि यहाँ से ये रास्ता है कि यहाँ से ऐसे जाएगा। और रास्ते नहीं थे वहां पहुंचने के लिए, मतलब प्रोडक्शन टेम्पो। याद है जब गूगल मैप की जब बात की, जब वो लड़की भागने की कोशिश करती है और वो पूरा मैप वैप बनाती है, उसको कहीं रास्ता ही नहीं दिखता, घूम फिर के हाँ वो सिर्फ वही दिखती है। हाँ, वो सब हमने डिजाइन किया गूगल मैप के ऊपर। और गांव वालों को प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बोला कि आप इतना यहाँ पे कट करो, ये इस तरीके से बीच के वो जो मेज है वो बनाओ। तो वैसे कर करके हमने पूरा प्रोडक्शन डिजाइन किया। और रास्ता एक्चुअली पाटिल सर ने रास्ता बनवाया वहां तक, क्योंकि वो खेत के तक जाने का रास्ता नहीं था। वहां पे सिर्फ ओके। टेम्पो या ट्रैक्टर ही जा सकता, टेम्पो नहीं सॉरी ट्रैक्टर ही जा सकता था। वो पूरा मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता था, रॉ रास्ता था। तो पूरा वहां पर तक रास्ता बनवाया, तो वो काफी मेहनत की हम लोगों ने उस लोकेशन को खड़ा करने के लिए। मेरे प्रोड्यूसर ने, मैंने, मेरे डीओपी ने, मेरी पूरी असिस्टेंट डायरेक्शन की टीम ने, सब लोगों ने मिलके मतलब खुद सीमेंट की बोरियां उठा उठा के अंदर डाली है। बहुत मेहनत की है उस घर को बजाने, जब पूरी सजाने में। और जब घर सज के रेडी हो गया तब लगा कि ये परफेक्ट लोकेशन है। और फिर वो उसी पे हमने फिल्म शूट की। कितने दिन में ओवरऑल आपने वाइंड अप किया? वन वन शेड्यूल शूटिंग था या मतलब ब्रेकअप था कुछ शेड्यूल? वन शेड्यूल शूटिंग था। और आप मैं सोचूंगा अब इसके बारे में मैं आपको सवाल पूछूंगा कि आप एक गैस मारिए कितने दिन में हमने फिल्म शूट की होगी। आपने फिल्म देखी है तो आपको एक कुछ भी जो भी मन में आए एक नंबर। मैक्सिमम 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। हम्म, क्योंकि हम यहाँ 15 दिन। 20 to 30 डेज में हमको फिल्म खत्म करना रहता है, नहीं तो बजट ओवर हो जाता है। इंडिपेंडेंट तो सिनेमा का तो वही है सर। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने बोला कि आप नंबर एक बताओ क्योंकि आप भी उसी बोट में हो। पर हमने फिल्म शूट की 15 डेज में, 15 15 दिन में हमने फिल्म पूरी खत्म की। तो उतनी प्लानिंग के साथ हम गए थे, उतनी हमारी स्टोरी बोर्डिंग, उतनी हमारी शॉर्ट प्लानिंग इतनी करेक्ट थी कि हम उतने ही शॉट लेते थे जितने जरूरी थे। और हमको पता था हमको इतने ही शॉट चाहिए। तो थोड़ा बहुत फिर एक्टर जो इम्प्रोवाइज करते रहते उसमें कुछ मजा आता था, तो अलग से कुछ थोड़ा बहुत प्लानिंग थोड़ी बहुत उसमें आसपास चेंज हो जाती थी। बट अदरवाइज हमने 15 दिन में फिल्म खत्म की, क्योंकि हमको हम एक ऐसे जॉनर में कदम रख रहे थे। हॉरर एक ऐसा जॉनर जो मराठी में भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, राइट। क्योंकि मराठी में हॉरर प्लस कॉमेडी फिल्में बनी है, पर प्योर हॉरर फिल्में नहीं बनी है मराठी में। तो क्या है कि और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि फिल्म जब बने तो मैं इतने पैसे डाल दूं कि प्रोड्यूसर रिकवर ना कर पाए। ये कभी भी नहीं होता है मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रोड्यूसर अपना पैसा डाल रहा है, एक भरोसा रख रहा है डायरेक्टर के ऊपर, तो डायरेक्टर का भी उतना ही फर्ज बनता है कि वो इस तरीके से फिल्म बनाए कि वो पैसे रिकवर हो जाए, ना कि खुद एग्जैक्ट। की इंडल्जेंस के लिए और खुद के पैशन के लिए पैसे गवाते बैठे हैं ना। तो वो मेरा थॉट प्रोसेस कभी नहीं होता है। तो इसीलिए वो फिल्म मैंने ऐसी प्लान की थी कि वो 15 दिन में हो जाए और वो एक सडन बजट में बन जाए, ताकि कल जाके सारे पैसे रिकवर हो जाए तो प्रोड्यूसर और फिल्में बना सकता है, राइट। अगर वो पैसे रिकवर करेगा तो वो और फिल्में बनाएगा, अगर नुकसान होगा उसका तो वो आगे फिल्म बनाएगा, राइट। तो वो थॉट प्रोसेस से हम चले और टचवुड सब सब लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया। एक्टर्स बहुत बेहतरीन रहे, पूरा टेक्निकल क्रू बहुत बेहतरीन रहा, और हमने 15 दिन में फिल्म को रैप अप कर दिया। जैसे हॉरर फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीजीएम, है ना? और इसका बीजीएम बहुत वंडरफुल है। तो मतलब ये बीजीएम बनाते वक्त तो मतलब आपने ये बहुत लाउड भी नहीं लगता आपकी फिल्म का बीजीएम? जैसे हॉरर फिल्म में होता है ना, बहुत लाउड होता है, लाउड भी नहीं लगता, मगर वो जब वो सीन के साथ जब बीजीएम चलता है, देन वो होता है ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हाउ हाउ डिड यू प्लान दिस बीजीएम विथ योर म्यूजिक डायरेक्टर? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सिनेमा बोलते हैं, जब हम सिनेमा की कहानी बताना चाहते हैं विजुअल मीडियम से, तो हर डिपार्टमेंट का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, राइट। कि कोई भी डिपार्टमेंट ऊपर ऐसा ना लगे कि यार इसमें तो म्यूजिक ही सबसे बेहतरीन है,
या इसमें सिनेमेटोग्राफी ही सबसे बेहतरीन है या इसमें एक्टिंग ही सबसे बेहतरीन है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट का एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये सेम लॉजिक बैकग्राउंड म्यूजिक को भी अप्लाई होता है, राइट? तो हमने इस तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक चुना और डिजाइन किया। रंजन, उत्कर्ष और टोनी, ये इन्होंने तीनों ने बैकग्राउंड म्यूजिक किया है इसका। उनको फिल्म फेयर भी मिला बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक हमने ऐसा सिलेक्ट किया और ऐसा डिजाइन किया कि वो बहुत अर्दन हो, वहीं के इंस्ट्रूमेंट्स हो, और वो ऐसा हो कि वो मिट्टी में मिल जाए, उस तरीके का एक बैकग्राउंड म्यूजिक हो। और पर एट द सेम टाइम बहुत ही अनकंफर्टेबल बैकग्राउंड म्यूजिक हो। तो जो विजुअल की जो अनकंफर्ट है, विजुअल जिस तरीके से शूट हुई है फिल्म, जिस तरीके से एंगल्स है, जिस तरीके की कोरियोग्राफी है हर एक सीन की, उसमें आप देखो तो कहीं एक रिलीफ नहीं है ऑडियंस को, हमेशा एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट है। तो to have that sense of discomfort, we design the sound design also in a way, and the background music also in a way to support that feeling of uncomfortness। तो वो उस तरीके से डिजाइन हुआ था, तो इसके लिए वो बहुत बहुत ही मतलब मेहनत हुई है उसमें भी। ग्रेट। मीन्स आई रीड वन ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम फर्स्ट फूड जिसने ये कहा था कि दिस विल बी वन ऑफ द कल्ट सिनेमा फॉर द हॉरर एंड इट विल बी चेंजिंग हाउ हॉरर फिल्म शुड बी मेड। तो इतनी अप्रिसिएशन एंड सो मेनी अवार्ड्स इंटरनेशनल, मतलब मोर देन आई थिंक 15 इंटरनेशनल सिलेक्शन फॉर दिस फिल्म। तो अब कैसा लगता है, मतलब व्हेन यू सी द हार्ड वर्क, जो आप लोग ने बोरे सीमेंट के बोरे भी उठाए, हर कुछ किया, अब कैसा फीलिंग होता है? नहीं, बहुत ही अच्छी फीलिंग है, और अभी तक बरकरार है फीलिंग, इसलिए क्योंकि डिजिटली फिल्म लास्ट वीक ही रिलीज हुई है। तो क्या हुआ है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ री रिलीज फॉर मी। तो अब फिर वापस लोग देखना शुरू कर रहे हैं, और फिर कमेंट्स आ रहे हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, फिर वो लोग कॉल करके बात कर रहे हैं कि हमको फिल्म बहुत अच्छी लगी। तो जो एक 3 साल पहले जब थिएटर में फिल्म रिलीज हुई थी, और तब का जो रिएक्शन हमको मिले थे, 11 हफ्ते फिल्म थिएटर में चली थी, तो इट वॉज मतलब काफी कमर्शियली काफी काफी सक्सेसफुल रही है फिल्म। हाउसफुल बोर्ड्स देखे हमने, तो मतलब एक मराठी हॉरर फिल्म के लिए हाउसफुल बोर्ड देखना, 450-500 लोग एक साथ थिएटर में फिल्म देख रहे हैं, तो मतलब उतनी अप्रिसिएशन हमको तब मिली थी, और अब वापस मिल रही है, डिजिटल पे भी रिलीज हुई है। तो ये फीलिंग अभी भी बरकरार है, और बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग अप्रिशिएट करते हैं। और मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर अच्छा कुछ काम किया जाए तो अप्रिसिएशन मिलता है। आपको सिर्फ बहुत बड़े बड़े स्टार्स होना या बहुत पैसे डालना ये जरूरी नहीं है। एक अच्छी फिल्म बनाना जरूरी है, और जो आपके दिल से आपने बनाई हो, तो वो कहीं ना कहीं एक दिल वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सो वो उसका फीलिंग बहुत अच्छा है। जब ये बाहर भी गई, जब फिरंग लोगों ने देखा, जब फॉरेनर्स ने देखा, अलग अलग कंट्री में, स्पेन, न्यूयॉर्क, मैड्रिड, बहुत सारे जगह पे इसके शोज हुए, लंदन, हांगकांग, बहुत सारे जगह पे शोज हुए, और सब जगह बहुत अप्रिशिएट हुई। कहीं हम ऑलमोस्ट सब जगह हमने अवार्ड भी जीते, कोई ना कोई अवार्ड या अप्रिसिएशन तो सब जगह मिली ही मिली। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग रही है। हाँ, ये है क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, तो मुझे अभी भी, मैं अभी देखता हूँ तो मुझे कुछ कुछ जगह पे कुछ फॉल्ट नजर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं इसको बनाऊंगा तो। मतलब काम को जब देखोगे फिर से, तो कुछ ना कुछ हाँ, कर सकता था, वो तो लगता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर अपार्ट फ्रॉम दैट एक सेटिस्फाइंग फीलिंग तो आती है कि जो जो हमने इच्छा रखी थी और जो हमने कोशिश की थी जो चीजें करने की, वो सारे टिक मार्क हो गए। मतलब फिल्म फेस्टिवल्स हमने कर लिए, हमने 11 हफ्ता थिएटर में कर लिया, मतलब कमर्शियली भी सक्सेसफुल हो गई, क्रिटिकली सक्सेसफुल हो गई। फिल्म फेयर भी हमने जीता, जो एक कमर्शियल अवार्ड है, एक क्रिटिक अवार्ड नहीं है, कमर्शियल अवार्ड है, ताकि मतलब फिल्म फेयर से ये भी पता चलता है कि ऑडियंस ने आपको पसंद किया है, राइट? तो वो भी हमने कर लिया। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आ गई। तो पूरे तरीके से ये फिल्म ने मतलब हमको सेटिस्फेक्शन दिया हुआ है। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स सीरियसली। और मेरा भी, मैं कहूँ तो मेरा आगे का करियर भी इसी फिल्म की वजह से शेप अप हुआ है। इसके बाद जो मैंने क्रिमिनल से डायरेक्ट किया, वो भी क्यों मिला मुझे, क्योंकि लोगों ने ये फिल्म देखी और उनको लगा कि ये कुछ कर सकता है, तब जाके मुझे क्रिमिनल जस्टिस के इतना बड़ा शो, उसके 8 एपिसोड डायरेक्ट करने का मौका दिया गया। तो ऑल एवरीथिंग दैट आई हैव अचीव्ड टिल डेट, एंड व्हाट द वर्क दैट आई एम डूइंग टिल डेट, is all thanks to that film and the producers and the makers and the people who supported me in that film. So I feel always feel grateful towards everybody who came together to make that one film. अच्छा, लाइक व्हेन यू मेक अ फिल्म, जैसे ये आपकी हॉरर फिल्म है, इसकी कास्टिंग बहुत परफेक्ट है। मींस व्हेन यू लुक टू द वाइफ हस्बैंड कैरेक्टर, है ना, और वो माँ का कैरेक्टर, मींस वो देखते साथ ही, मींस जब जब वो सीन में अपीयर करती हैं, मतलब कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है आपके फिल्म में जिसका अपीयरेंस लूज होता है। सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू कास्ट द कैरेक्टर्स? तो उसकी भी अलग जर्नी है, क्योंकि हम हॉरर बना रहे थे, और क्योंकि हम मराठी में हॉरर बना रहे थे,
तो जब हॉरर बनाते हो तो जब बड़े बड़े जो एक्टर है, ए लिस्टेड एक्टर्स है, उनको वो थोड़े से हिचकिचाते हैं, क्योंकि हॉरर जॉनर वैसा है कि जहाँ पे मतलब वो जॉनर ऐसा है कि जहाँ ऑडियंस एक्टर को पता नहीं होता कि मैं इसमें एक्टिंग कैसे करूंगा या एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा, क्योंकि भूत तो किसी ने देखा नहीं है या मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना भूत का, तो डरना कैसा है, और लोगों को लगता है कि मैं विक्टिमाइज हो रहा हूँ इस स्क्रिप्ट में, क्योंकि वो ज्यादातर जो एक्टर मतलब जो जो हॉरर फिल्म के जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं या उनके जो किरदार होते हैं, दे आर मोस्टली विक्टिम्स ऑफ द हॉरर दैट इज हैपनिंग अराउंड देम। सो क्या होता है, वो हीरोइक वाली फीलिंग नहीं आती, तो उसमें ए लिस्ट एक्टर्स ना ये ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते। तो जब मैं स्क्रिप्ट सुना रहा था कुछ लोगों को, तो सब लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन शायद मेरे लिए नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब वो रिजेक्शंस आ रहे थे। तो तब जाके मैंने पूजा को पूछा, पूजा सावंत हु इज द मेन लीड, हु प्लेज द मदर, तो शी हैड डन अ कपल ऑफ फिल्म्स बट शी हैड स्टिल नॉट गॉट दैट बिग पार्ट वेयर हर टैलेंट कुड बी एक्सप्लोर्ड। और जब मैंने उसका काम देखा थोड़ा बहुत, तो मुझे लगा कि ये लड़की में वो कैपेसिटी है, उसमें रेंज है कि वो पुल ऑफ कर पाएगी। उसकी फेस में एक एक जेन्युइन एक एक सुंदरता है जो जो बहुत ही एक वाइफ के रोल के लिए परफेक्ट रहेगी। तो उसकी जो बैलेंस है, एक अर्बन और रूरल लुक का जो बैलेंस है उसके अंदर, वो बड़ा परफेक्ट है उसके फेस पर और उसकी आंखों में और उसके इमोशंस में। तो मुझे वो सही लगी और उसने भी हाँ बोल दिया कि हाँ ये मैं करना चाहूंगी। और उसने बहुत ही मेहनत की उस कैरेक्टर को, एक माँ के रोल को प्ले करने की, जिसका एक्सपीरियंस शायद उसको था नहीं कभी, पर फिर भी उस इमोशंस को प्ले करने पे उसने काफी मेहनत ली। उषा नाइक जी जो ओल्ड वुमन प्ले करती है, शी इज अ वेटरन। उन्होंने 350 फिल्में की हुई है मराठी इंडस्ट्री में। बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि शायद उनका जो टैलेंट है वो पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुआ है, पर जो इस फिल्म में पूरा एक्सप्लोर हो गया। तो उन्होंने भी जिस तरीके से कैरेक्टर को जिया उस 15 दिन के लिए, और जिस तरीके से जो जो उन्होंने पकड़ा, जो कैरेक्टर जो आप फिल्म में देख ही रहे हो, मतलब इतना स्ट्रांगली कैरेक्टर पकड़ा है कि हर एंगल, हर चीज कहीं पे भी आप करो तो वो आपको उनका वो एक एक जो मेनेस है वो समझ में आता है। हस्बैंड जो है, हस्बैंड हस्बैंड विक्रम ने भी, क्योंकि हस्बैंड का रोल बहुत छोटा है फिल्म में, अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट एक सपोर्टिंग कास्ट का है, तो उसके लिए भी कोई कोई एक्टर हाँ नहीं बोल रहा था, क्योंकि मेल एक्टर का एक, आपको पता है मेल एक्टर कैसे सोचते हैं कि भाई ये मेरा रोल छोटा है, ये है वो है। बट विक्रम ने एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया उस फिल्म को करना। बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है, तो ही ऑल्सो डिड परफेक्ट जस्टिस टू हिज रोल एज अ हस्बैंड। और फिर अनिल गवस जी है जो बूढ़े ड्राइवर का रोल प्ले करते हैं। फिर तो और सभी लोगों ने इतने अच्छे से, बच्चे हमने गांव में से ही कास्ट किए थे, ताकि क्योंकि उनका ही गांव था, उनका ही खेत था, तो कंफर्टेबल रहेंगे वहां काम करने के लिए। तो ऐसे कर करके पूरा ये जर्नी बनी। उसमें भी बहुत सारे एक्चुअली ट्विस्ट एंड टर्न्स, बताते बैठूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। पहले की जो फर्स्ट कास्ट थी वो बहुत ही अलग थी, और फिर जब फिल्म हमने ऑलरेडी फ्लोर पे आई, तब तक बहुत बार कास्ट चेंज हुई। सिर्फ पूजा एक थी जो कांस्टेंट रही है, बट बाकी विक्रम, उषा जी, ये सब चेंज होते गए और फिर फाइनली फिल्म तब शुरू हुई वो जब सब शुरुआत कुछ करेक्ट हुआ। आपको होता है। हाँ सॉरी, क्या बोला आपने? मैंने बोला कि शुरुआत के दौर में सबको होता है। व्हेन आई वाज डायरेक्टिंग माय फर्स्ट फिल्म, मुझे जी। एक दिन पहले मुझे आई हैड टू चेंज द मेन एक्टर बिकॉज ही और थॉट दैट, वो प्रॉब्लम मीन्स इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए तो हमेशा आते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक लाइक यू डायरेक्टेड क्रिमिनल जस्टिस, वन ऑफ द, आई थिंक व्हेन आई सॉ इट, 10 एपिसोड मैं बिना सोए देखा हूँ, है ना। और आपने 8 एपिसोड को डायरेक्ट किया, इट वाज वंडरफुल फिल्म। सो व्हेन यू वर डायरेक्टिंग इट, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है स्टोरी में, कंप्लीट ड्रामा मीन्स एक जेल की स्टोरी चल रही है, एक माँ बाप की स्टोरी चल रही है, एक लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉयर कैसे होते हैं, एक पुलिसमैन से, इतने 4-5 एस्पेक्ट पे कहानियां घूम रही है। सो व्हेन यू वर डायरेक्टिंग इट मीन्स व्हाट वाज इन योर माइंड, मीन्स इतने कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट है, जेल की स्टोरी अलग है जहाँ पे जग्गू दादा है ना, उसके बाद वहां पे एक्टर है, लॉयर का जहाँ पे मीता वशिष्ठ अपना कैरेक्टर प्ले कर रही है, पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर, ये सारी चीजों का मतलब सारा कैरेक्टर अपने आप में खिल के आता है। तो क्या क्या था उस समय माइंड में? वो लगता नहीं है कि सीरीज है, वो लगता है कि एक मतलब 10 घंटे की फिल्म है। तो क्या 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 था दिमाग में विशाल आपके? हाँ, ये आपने बहुत सही बोला कि हर कैरेक्टर अपने आप में एक बहुत 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 ही मतलब एक एक फुल कैरेक्टर है अपने आप में। हर एक की कहानी अपनी 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 अलग अलग तरीके से चल रही है। तो उसका उसको दो तरीके से देखा जा रहा था। एक तो मैंने ये सोचा कि मेरी मेन कहानी तो एक लड़के की कहानी है
जो who is played by विक्रांत मासे. So it is his story who is a young boy like me. एक 22-25 साल का लड़का है जो बम्बई में रहता है और एक दिन कुछ एक चीज हो जाती है जिसकी वजह से वो फंस जाता है एक चीज में, राइट. तो अब उसकी कहानी मेन स्टोरी है. तो एक हमेशा हाफ ऑफ द माइंड वो स्टोरी का फोकस कहीं लूज नहीं होता था. मैं भले ही वो सीन में कोई भी हो, वो पंकज जी हो या जैकी दादा हो या कोई मीता वशिष्ठ हो या कोई भी हो, हमेशा मेरा आधा जो दिमाग है वो हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू कभी लूज नहीं होने देता था कि मेरा इमोशन क्या है, मेरी एंड स्टोरी इस लड़के की कहानी है. तो अगर मैं इस दूसरे किरदार का भी अगर मैं सीन कोरियोग्राफ कर रहा हूँ या उसके मुंह से कुछ बुलवा रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस जो है वो मेन इमोशन जो है वो विक्रांत के साथ ही रह रहा है. तो एक वो था. और बाकी फिर दूसरा आधा जो दिमाग था वो उस कैरेक्टर के कदमों में जाकर उसके अपने पुटिंग माई सेल्फ इन देयर शूज एंड थिंकिंग कि वो इस सिचुएशन को अपने लाइफ में कैसे प्लेस करेंगे और वो कैसे रिएक्ट करेंगे. तो वो जो एक बैलेंस था वो हमेशा मेंटेन करके चलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो शो का जो फोकस है वो कहीं लूज नहीं होता है, कहीं वो वेवर नहीं होता है शो, कहीं वो भटक नहीं जाता शो. तो वो हमेशा आपको लड़के के साथ, अब वो लड़का सीन में हो या ना हो, पर आप उसकी कहानी के साथ हमेशा बंधे रहते. सो दैट वाज द वे. हाँ मैं बोलिए. हर कैरेक्टर जब आता है तो वो विक्रांत को डेफिनेटली मतलब सबकॉन्शियसली वो दिखता है सीन में. बिल्कुल, बिल्कुल. तो वो बहुत जरूरी था. तो इसकी वजह से वो इसलिए जो आपने बोला, क्योंकि फिल्म इसलिए लगती है क्योंकि वो जो एक फिल्म होता है उसमें क्या होता है कि आप एक फोकस एक फिल्म की कहानी का एक जो रूट होता है ना वो बड़ा स्ट्रांग रहता है. सीरीज में कभी कभी वो रूट्स बहुत सारे होते हैं, ना जरूरी ना हो कि एक ही रूट हो, वो बहुत सारे रूट्स होते हैं. जैसे अगर आपने मनी हाइस्ट देख लिया या कोई दूसरा सीरीज देख लिया, तो उसमें हर कैरेक्टर की अपनी कहानी का अलग अलग रूट है, राइट. बट एक फोकस हमेशा एक वो कैरेक्टर पे होना चाहिए. मतलब ना भी हो, कहानी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, पर इस कहानी का रिक्वायरमेंट ये था कि विक्रांत मासी के कैरेक्टर पे फोकस होना चाहिए. और बस वो उसको मैं लूज नहीं करना चाह रहा था. और फिर बाकी एक्टर्स ने अपने हिसाब से मतलब बहुत मेहनत की. जैकी दादा ने सब कुछ मतलब अपना जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर परसीव किया अपने एक्सपीरियंस से. वर्किंग विथ जैकी दा मींस पूरे सीरीज में मींस ही कम्स आउट वेरी डिफरेंटली. जैकी दादा इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. मतलब मेरे लिए अगर मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस अगर मेरी लाइफ का अब तक रहा है, वो जैकी दादा के साथ शूट करना रहा है. मतलब वो दिल वाले आदमी है, मतलब वो दिल से घुस जाते हैं किसी चीज में और बस लगे रहते हैं. मतलब वो जी रहे थे, वो मुस्तफा जो कैरेक्टर है उनका, वो मुस्तफा की लाइफ जी रहे थे. तो रोज सुबह मतलब शूट से पहले मुझे मैसेज आते थे कि आज आज मैं ये करूंगा, मैं मुस्तफा हूँ, मैं ये करूंगा. मतलब मैं मुस्तफा हूँ, ये उन्होंने लाइन अपने जिंदगी में वो अपना ली थी कि मैं मुस्तफा हूँ. तो वो लाइफ जी रहे थे ऑलमोस्ट. वो 3-4 महीना जो हमने शूट किया, तो वो हर दिन वो मुस्तफा की लाइफ जी रहे थे. और उन्होंने जो अपना पूरा एक्सपीरियंस है जिंदगी का और जो उनके खुद के थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को देखा है, कुछ एक्सपीरियंस भी किया है अपनी अर्लियर लाइफ में, वो सारा जो एक्सपीरियंस था उन्होंने इस कैरेक्टर में डाल दिया और उसको मतलब वैसे ट्रीट किया. तो मतलब वो बहुत मजे लिया उन्होंने. बेसिकली एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खुद एक्टर मजे ले उस कैरेक्टर करने में. आपको तो पता ही होगा, राइट, कि वो बहुत जरूरी होता है. तो वो हर कैरेक्टर जो है, पंकज जी है, विक्रांत है, जैकी दादा है, हर कैरेक्टर ने अपने कैरेक्टर को बहुत मजे से जिया. तो जिसकी वजह से वो सीरीज इतनी बेहतरीन बनकर आई. एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम वी सॉ मीता वशिष्ठ इन द सीरीज है ना, बहुत सालों के बाद. मींस आई थिंक आफ्टर गुलाम दिस वाज द मोस्ट पावरफुल रोल अगेन शी वाज डूइंग इट. सो जी. हर वर्किंग स्टाइल. मीता वशिष्ठ तो मतलब वो तो मतलब एकदम ऐसे इजी है. मतलब उनके साथ काम करना बिल्कुल मतलब आपको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता. वो मतलब जैसे उन्होंने पहला डायलॉग बोला उसी में समझ में आ जाता है कि इन्होंने पकड़ लिया. मतलब वो इतनी वो भी वेटरन एक्ट्रेस है. मतलब उनके लिए भी कोई कैरेक्टर पकड़ना और वो मतलब मुझे तो लगता था कि ये शायद उन्होंने ऐसा लगता है कि उन्होंने बेहतरीन काम किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत आसान था ये करना. मतलब उन्होंने बिल्कुल कोई मुश्किल ही नहीं थी उनके लिए ये चीज करना. उन्होंने इतनी आसानी से वो बॉडी लैंग्वेज कर लिया कि जो एक हाई प्रोफाइल लॉयर की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए बट एट द सेम टाइम एक औरत भी है, तो क्या उसकी एक औरत के हिसाब से जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो या कुछ उसके एक फैशन सेंस हो उनका खुद का, या उस तरीके का एक एक बॉडी पोस्चर हो, तो वो सब चीजें जो एक हाई प्रोफाइल लॉयर जो जो मतलब मीडिया में भी दिखाना चाहती है कि वो हाई प्रोफाइल लॉयर है,
तो उसके जो सारे कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने इतने आसानी से पकड़ लिए कि मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं होती थी। मतलब मैं रिलैक्स करता था जब जिस दिन उनका सीन होता था, तो एक्चुअली मैं रिलैक्स करता था, कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं होती थी। मुझे पता था कि ये तो हो जाएगा, मतलब अपने आप में ही हो जाएगा। सो इट वाज ग्रेट, सुपर्ब था उनके साथ काम करना। दीपिका हैज आल्सो डन वेरी गुड वर्क, है ना? हम्म। जो काम दिखता है कि मतलब बहुत दिनों के बाद बड़ा अच्छा काम किया है। आप ये बताओ, ये जो जब आप काम कर रहे थे, जेल की जो स्टोरी है ना, बाहर की स्टोरी, तो जेल में ऐसा होता है, ये स्क्रिप्ट में था या आपने कुछ रिसर्च भी किया था उसके ऊपर? मैंने एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री शूट की है जेल के ऊपर 10-12 साल पहले। मैं 2 दिन जेल में मतलब रहा था ऐसा नहीं बोल सकता, पर पूरा पूरा दिन मैंने जेल में बिताया, 3-4 दिन उस वो डॉक्यूमेंट्री शूट करने के दौरान। और तब मैंने बहुत करीब से जेल की लाइफ को थोड़ा नोटिस किया था। तो वो मेरे दिमाग में हमेशा रह गया था कि जेल की लाइफ क्या होती है, और जो उस टाइम के जो मैंने जो 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 कंक्लूजन निकाले थे और जो ऑब्जर्वेशन मेरे थे, वो हमेशा मेरे दिमाग में रह गए थे। एक तो वो बात थी। दूसरा, मैं बचपन मेरा गुजरा है बॉम्बे में, चिंचपोकली के पास, जो आर्थर रोड जेल के बहुत नजदीक है। तो मैंने आर्थर रोड जेल का माहौल भी मैंने बाहर से देखा है। मैं अंदर तो कभी जा नहीं पाया, किसी को अलाउड नहीं है जाना। लेकिन मैंने बाहर से जो माहौल है आर्थर रोड का, वो मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है पूरी लाइफ में, कि कैसे लोग बाहर खड़े रहते हैं, क्या उनके इमोशंस होते हैं, माँ बाप के क्या इमोशंस होते हैं, जो जेल से छूटते हैं उनके क्या इमोशंस होते हैं, जो जा रहे हैं उनके क्या इमोशंस होते हैं, पुलिस के क्या इमोशंस होते हैं। ये सारी चीजों का मेरा काफी ऑब्जर्वेशन रहा है उस चीज का। तो ये सारा जो ऑब्जर्वेशन पूरी जिंदगी का और वो जो एक्सपीरियंस था जेल में बिताने का, वो सारा इस सीरीज के लिए काम में आया। तो वो सब मैंने इस सीरीज में डाल दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ काफी हद तक हमने, मतलब ड्रामेटाइज तो करना ही पड़ता है कुछ चीजों को, बट काफी हद तक हमने एक जेल का माहौल सही खड़ा किया है, जो जैसा जेल में होता है और जो जो भावनाएं जेल में चलती है, वो काफी हद तक हमने सही। ऑफ कोर्स क्योंकि हम सीरीज बना रहे हैं, तो उसको ड्रामेटाइज तो करना ही पड़ता है, और कुछ चीजों को थोड़ा सा ड्रामा हाइटन करना ही पड़ता है, और थोड़ा एग्जैजरेशन करना ही पड़ता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि हमने काफी क्लोज एक वो माहौल क्रिएट किया है जेल का। सो तो या दैट्स हाउ इट वाज। वंडरफुल सीरीज विशाल। मतलब दोनों चीज अभी जो आपकी आई है, मतलब पिछला वक्त भी आपका बहुत अच्छा रहा है, ये बहुत वंडरफुल है ये सीरीज। अगर कोई अगर लॉकडाउन में है, अगर वो देखे तो उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। जब मतलब जितने भी अभी सीरीज आ रहे हैं, व्हाट यू आर प्लानिंग नेक्स्ट आफ्टर लॉकडाउन ओपन होता है, तो कुछ फिल्म प्लानिंग है या सीरीज प्लानिंग है, क्या प्लान कर रहे हैं? तो मेरी एक फिल्म एक्चुअली शूट होके रेडी है। मैंने फरवरी में एक फिल्म शूट की, बड़ी बड़ी नाम है फिल्म का, बड़ी मतलब बलि, मतलब जो सेक्रीफाइस होता है वो। सो इट इज माय सेकंड मराठी हॉरर फिल्म विथ स्वप्निल जोशी। स्वप्निल जोशी एक मराठी के बहुत बड़े स्टार है। जो स्वप्निल जोशी को शायद ऑलमोस्ट काफी लोग पहचानते हैं। उन्होंने, मतलब ही हैज बीन अ चाइल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 5। अब उत्तर रामायण जो चल रहा है और लॉकडाउन में जो काफी हिट है, उसमें जो एक लव कुश में से कुश का जो रोल है, वो शायद वो कर रहे हैं। फिर कृष्णा का रोल उन्होंने किया है बचपन में, लॉर्ड श्री कृष्णा जो सीरियल आती थी उसके अंदर। तो स्वप्निल जोशी को हर कोई पहचानता है, बहुत बड़े स्टार है मराठी के, और बहुत ही वेटरन एक्टर है, बहुत ही लेजेंडरी एक्टर है। तो उनके साथ मैंने एक हॉरर फिल्म शूट की है। ही इज स्टारिंग इन अ हॉरर फिल्म बिकॉज ही इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग डिफरेंट जॉनर्स। सो विथ हिज इमेंस एक्सपीरियंस, 30 साल से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है कैमरा के सामने होने का, क्योंकि बचपन से काम कर रहे हो, 5-7 साल की उम्र से काम कर रहे हो, तो 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो दैट एक्सपीरियंस नाउ कमिंग इनटू अ वेरी डिफरेंट जॉनर विच इज हॉरर, जो उन्होंने कभी नहीं किया लाइफ में। सो एक मराठी फिल्म मैंने बड़ी उनके साथ शूट की। फरवरी में हमारा शेड्यूल खत्म हुआ, और हम एडिट कर रहे थे, और ऑलमोस्ट एडिट खत्म हो गया था तब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है। तो ऑनलाइन हमारी एडिटिंग चल रही है, अभी भी हम उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं। ऑनलाइन साउंड डिजाइन भी चल रही है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक के जो आर्टिस्ट है और साउंड डिजाइन के जो आर्टिस्ट है, वो अपने अपने घर पे बैठ के उस पर काम कर रहे हैं और मुझे भेज रहे हैं, और मैं सुन रहा हूँ और उसको फीडबैक दे रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में वो प्रोसेस चल रहा है कि कब अगर लॉकडाउन खत्म होता है, अब वो थिएटर में जाएगी डिजिटल में जाएगी, ये तो अब किसी को नहीं पता। अब तो शायद टाइम ही बताएगा कि कैसे आगे का माहौल रहेगा, क्या एग्जैक्ट। थिएटर जल्दी open होंगे, नहीं होंगे, कहाँ जाएगी। तो ये एक फिल्म रेडी है, जो मतलब रेडी हो जाएगी जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, तो शायद 1-1.5 महीने में रेडी हो जाएगी ये एक फिल्म। उसके अलावा स्क्रिप्ट पे काम चल रही है, 2 हिंदी फीचर फिल्म है, प्रोड्यूसर्स है उनके ऊपर अटैच्ड है। ऑलरेडी मेरी साइनिंग हो चुकी है, फाइनल ड्राफ्ट हम लिख रहे हैं। तो वो फाइनल ड्राफ्ट का प्रोसेस चल रहा है, तो जैसे ही वो फाइनल ड्राफ्ट खत्म होते हैं, तो कास्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा।
और फिर आगे की जैसे जब इंडस्ट्री खुलती है कब फ्लोर शुरू होते हैं, कब शूटिंग शुरू होती है, उसके ऊपर आगे की जर्नी डिपेंड होगी। पर फिलहाल ये है अब आगे के क्या बोलते हैं आगे के प्लान में। मतलब वेरी हैप्पी दैट यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क। और ये फिल्म जो अभी आपकी बलि आने वाली है, इसको भी बहुत से अवार्ड्स मिले। एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम। अभी मतलब आपका टाइम आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई विश दैट वेरी सून लॉकडाउन खत्म हो, सारी चीज नॉर्मलाइज हो जाए और आपकी सारे काम फटाफट फटाफट मार्केट में आए। सो थैंक यू विशाल, गॉड ब्लेस यू, है ना। एंड कीप मूविंग अहेड। Looking forward to meet you soon. एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग। आपने नेपाल में जाके 2-3 फिल्में बना चुके, नहीं 4 फिल्में बना चुके हो आप? कितनी फिल्म बना चुके हो? वो फिल्म है, थर्ड फिल्म ऑन फ्लोर। थर्ड फिल्म ऑन फ्लोर है अभी? जी। ओह ग्रेट, सुपर। तो ये जो अब आप प्रोड्यूसर बन गए, डायरेक्टर बन गए, इतना कुछ आप वहां कर रहे हो, सो दैट ऑल्सो जो मैं रोज पोस्ट देखते रहता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप इतना कुछ कर रहे हो। और जब मैंने आपके साथ काम भी किया था तो मुझे लगा था कि दैट यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन, और इसलिए हम कांटेक्ट में भी रहे थे। वरना ऐसा मतलब हर एक्टर के साथ कांटेक्ट में रहना इतना आसान नहीं होता है। बट आई थिंक एक 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 कहीं ना कहीं हमारी जेलिंग हुई थी। हालांकि हमने शायद 2 घंटा ही ज्यादा साथ में काम किया था, उससे ज्यादा काम नहीं किया था, लेकिन वो एक एक पता चल जाता है ना, एक इमोशन, एक इंस्टिंक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो वो इंस्टिंक्ट शायद कनेक्ट हो गई थी। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, and I wish the best for you also. I wish you also keep making films, keep producing films, and have great success in what you do. So all the best and keep in touch and stay safe. Thank you. Thank you. Love you. God bless you. Take care. Bye, Vishara. Thank you. Bye.